मैं हुसैन जावेद न्यू डॉन को लेके एक बार फिर आपके साथ मौजूद। दिसंबर का महीना है। दिसंबर जब भी आता है तो हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारी कौमी हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा वाक़या दिमाग में आता है जो हम हमें एक सकूत की याद दिला देता है, डिबाकल की याद दिला देता है। वो सकूत, डिबाकल, वो हादसा, वो सान्या, ढाका है। जी हाँ, 1971 और दिसंबर की 16 तारीख जब हमारा मशरकी पाकिस्तान, पूर्वो पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। अजीम अलमिया, बहुत सी कहानियां सामने आती हैं, बहुत कुछ हिस्ट्री में लिखा गया, उन वजूहात पे बात की गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 47 में एक कौम दो हिस्सों में 1971 में बंट गई। बहुत सारी बातें की गई, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ दिखाया गया, बहुत कुछ छापा गया और ये बहस हनूज जारी है। लेकिन आज 1971 को हम ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से याद करेंगे। टैगलाइन आपके सामने, एस्केप फ्रॉम इंडिया। हमारे फौजी जवान, अफसरान 1971 की जंग के बाद POW बन के हिंदुस्तान में तकरीबन 2 साल के लिए मुकीद हो गए। कुछ के लिए तो ये एक ऐसा लम्हा था कि वो इस कैद को गुजार रहे थे, जबकि कुछ ने सोचा कि हमें कुछ करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा आज़ादी की जुस्तजू में। और उन्होंने तमाम तर ख़तरात के बावजूद, तमाम तर ख़दशात के बावजूद अपनी जान जोखम में डाल के हिंदुस्तान से फ़रार होने को अपना मिशन बना लिया। और यही हमारा टॉपिक है, एस्केप फ्रॉम इंडिया। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स, कुछ पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे जिन्होंने इंडिया के फतेहगढ़ कैंप से, जो कि यूपी में आता है, वहाँ से फ़रार होने का प्लान बनाया। क्या उनका प्लान कामयाब हुआ? क्या वो बाहिफाजत कैंप से निकल गए? कैंप का माहौल कैसा था? भारतीय अमले का रवैया कैसे था? इस्तराब क्या था? क्या वो पाकिस्तान पहुंच पाए? उनके रास्ते की रुकावटें क्या थी? ये सब कुछ आज हम बात करेंगे। इस पे एक किताब भी लिखी गई थी, फतेहगढ़ कैंप से फरार। उसी में उस दौर के हमारे मेजर राजा नादिर परवेज साहब, जो बाद में सियासतदान बने, PTI में शामिल रहे, वो उस कैंप में शामिल थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ प्लान बनाया कि हमें इस कैद से निकलना होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे जाएं तो उन्होंने खुलना के इलाके में जंग लड़ी 1971 में। और ये वो महाज था जहाँ पे बहुत ही खून आशाम जंग हुई और भारतीयों ने तस्लीम किया कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हमें नाको चने चबवा दिए। मगर जब सरेंडर का हुक्म आया तो फ़ौजी नज़्म ज़ब्त के तहत हमारी फ़ौज उस हुक्म को मानने पर मजबूर हो गई और POW बन के हिंदुस्तान की जानिब उनको रवाना कर दिया गया। बहुत मुश्किल कैफियत थी वो सरेंडर की। हम तो एक फुटेज देखते हैं, लेकिन एक सिपाही से उसके हथियार ले लेना, उसके इलाके का इख्तियार ले लेना, वो जो सरेंडर की कैफियत है, ये एक बहुत बड़ा अजाब है, एक बहुत बड़ा ज़हनी अजाब है। उससे हमारे जवान, हमारे अफसरान गुजरे। उनको मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि मौजूदा बांग्लादेश से ट्रेन के ज़रिए आसाम के इलाके में लाया गया। आसाम से उनको बंगाल में लाया गया और मुख्तलिफ कैंप्स में, जो ख़ासकर सेंट्रल इंडिया में थे, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया। मेजर राजा नादिर को फतेहगढ़ कैंप में रखा गया। जैसे कि मैंने बताया, वो यूपी में था। कैंप के बारे में वो लिखते हैं कि कैंप की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी और हर तरफ सर्च टावर्स थे, संतरियों की बहुतात थी और लाइट वहाँ जाती नहीं थी। और लाइट अगर चली जाए तो मुतबादल तौर पे जनरेटर्स थे। अगर जनरेटर्स नहीं थे तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी जिनकी जो तेज़ लाइट्स थी वो हमेशा कैंप पे अपनी कड़ी निगाह जमाए रखती थी। इसके अलावा भारतीय फौजियों के पास कुत्ते भी थे जो कि मुकम्मल तौर पे कैंप की रखवाली कर रहे थे। तो फरार होना तो नामुमकिन था।
कैंप के हालात के बारे में बात करते हैं कि बज़ाहिर उन कैंप्स के अंदर जो थे वो कोई ख़ास नारवा सलूक नहीं किया गया हिंदुस्तान की जानिब से, और तमाम अफ़सरान को और जवानों को मुख्तलिफ़ बैरक्स के अंदर रखा गया। उनको उनके ओहदे के हिसाब से राशन दिया गया, उनको उनके लिए तनख्वाह मुकर्रर भी की गई, जिससे वो अपनी ज़रूरियात का सामान भी ले आते थे। और फिर पाकिस्तान से भी उनको उनके जो रिश्तेदार थे, जो घर वाले थे, वो चीज़ें भेज देते थे। पढ़ने के लिए अखबार भी दिए जाते थे, चहलकदमी की भी इजाज़त थी, और आपस में गपशप मारते थे, ताश खेलते थे, कुरान शरीफ की तिलावत भी करते थे, मुल्की हालात पे तबसराई भी करते थे। तो गर्ज़ कि एक नॉर्मल माहौल था कैंप के अंदर। लेकिन जो एक जवान होता है, जो एक फ़ौजी सिपाही होता है, वो कभी भी सरेंडर की ज़िंदगी गुज़ारना पसंद नहीं करता। वो कभी भी दुश्मन की कैद के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करना उसको गुनाह समझता है। और यही आज़ादी की एक तड़प थी जो मेजर राजा नादिर और उनके साथी अ, उनमें ये जाग गई, और उन्होंने कैंप के अंदर सुरंग खोलने का प्लान बनाया। और सुरंग खोदना बहुत मुश्किल था, उसके लिए उन्होंने वॉशरूम्स को चुना और उनके कमोड को उठा के उनके बीच में से उन्होंने सुरंग निकाली, और इसको कहते थे डीप ट्रेंच लैट्रीन्स। वहाँ से उन्होंने इस किस्म के वहाँ पे लैट्रीन्स थे, और यूँ सुरंग जो थी उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता निकालनी शुरू की। सुरंग के लिए उन्होंने मेस के अंदर से जाके बाकायदा चाकू और छुरियाँ वो उन्होंने चुरा ली। उसके ज़रिए उन्होंने सुरंग खींची, जिसमें 2-3 माह लग गए, और तकरीबन अगस्त 72 तक उनकी सुरंग तैयार हो गई, और उसका दहाना कैंप से 100 फुट बाहर जा चुका था। तो प्लान बिल्कुल रेडी था। लेकिन फिर सोचा गया कि शिमला मीटिंग आ गई है, तो शायद भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में कोई समझौता हो जाए और कैदियों की रिहाई मुमकिन हो जाए, तो हमें ऐसे में ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, लिहाजा काम रोक दिया गया। मगर बाद में उनको लगा कि इस बारे में कोई पेशरफ नहीं हो रही है, तो सुरंग का काम तेज़ हो गया, और यूं सितंबर की 17 तारीख को मुंतखब किया गया कि जिस दिन कैंप से निकला जाएगा। और उस दिन मेजर राजा नादिर अपने 2 और अफसरान के साथ, जिनमें लेफ्टिनेंट नूर और मेजर तारिक शामिल थे, उनके साथ वो बाहिफाजत सुरंग को क्रॉस करते हुए फतेहगढ़ कैंप से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने अपने कपड़े तब्दील किए, जिन पे POW लिखा था, शेव की, अपनी कंघियों को अगर वो राइट थी तो लेफ़्ट कर दिया, लेफ़्ट थी तो राइट कर दिया, और वहाँ से वो ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन फतेहगढ़ से सीधा फ़र्रुखाबाद के स्टेशन पे जाती है। फ़र्रुखाबाद के स्टेशन से वहाँ से ट्रेन दोबारा चलती है, और उसको फतेहगढ़ से क्रॉस करते हुए लखनऊ जाना होता है। और फतेहगढ़ में उनका स्टॉप जो था वो सिर्फ 5 मिनट था, लेकिन चूँकि वो कैंप से फ़रार थे तो उनको डर था कि पीछे कैंप में अगर इंडियंस को पता चल गया तो वो हर जगह पहुँच जाएँगे, और ऐसा ही हुआ। इंडियंस को पता चल गया। जब फ़ॉलन किया गया, कैदियों की गिनती की गई, तो 3 अफ़सरान कम थे। तो हर तरफ जो था वो रेड अलर्ट जारी हो गया, भगदड़ मच गई, और संतरी फतेहगढ़ के गिरदोनवा में फैल गए, बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशंस पे। और जब इनकी गाड़ी जो थी वो प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँची फतेहगढ़ के, तो वहाँ पे 45 मिनट रुकी रही, क्योंकि भारतीय फौजियों की जानिब से ट्रेन को सर्च किया जा रहा था, और ये तीनों अलग-अलग बैठे थे, और खुशकिस्मती से कोई भी हाथ ना आया और ट्रेन वहाँ से चल पड़ी। सारी रात के सफ़र के बाद ये कानपुर पहुँचते हैं। कानपुर में रह के इनको ख़्याल आता है कि जो लेफ्टिनेंट नूर है, इनको राजस्थान क्यों ना भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ उनके रिश्तेदार हैं। उनसे कुछ पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा, और कुछ राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान जाने का रास्ता जो है, शायद उसके बारे में भी कोई क्लू मिल जाए। नूर वहाँ जाते हैं, ये दोनों कानपुर में रहते हैं, और उनको अपने रिश्तेदारों से पैसे भी मिलते हैं, और लेकिन उनको पता चलता है कि पंजाब और राजस्थान का जो बॉर्डर है, कश्मीर का जो बॉर्डर है, वहाँ इतनी फोर्स है कि वहाँ फ़रार होना तो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ होगा। लिहाजा नूर वहाँ से वापस आ जाते हैं, और फिर ये दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली में ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो दरबार था, वहाँ पे ये स्टे करते हैं। खाने का बंदोबस्त भी हो रहा था, पैसे भी थे, और वहाँ से वो हल्की-फुल्की शॉपिंग भी करते हैं, अपनी चप्पलों की, अपने कपड़ों की। तो वहाँ से वो प्लान करते हैं कि क्यों ना हम बॉम्बे जाएँ, क्योंकि इस टाइम सारे हिंदुस्तानी एजेंसियों का ख़्याल होगा कि जो अफ़सरान फ़रार हुए हैं, वो तो या तो वो कश्मीर जाएँगे, या वो राजस्थान के रास्ते से पाकिस्तान जाएँगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो तेज़ रफ़्तारी के साथ बॉम्बे निकल गए, और ट्रेन के सफ़र में बॉम्बे पहुँचे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब बॉम्बे गए, तो वहाँ पे जो भिंडी बाज़ार का इलाका है, जहाँ मुतवस्सत मुस्लिम घराने आबाद है, वहाँ पे वो फिरते रहे। एक सस्ता सा कमरा उनको मिल गया।
एक टाइम का खाना खाते थे, क्योंकि पैसे बचाने भी थे। उन्होंने चंदा मांगने की कोशिश की ताकि और पैसे जमा करें और आगे बढ़ें, तो बहुत इनकार हुआ। वो बॉलीवुड एक्ट्रेस से मिलते हैं, वो गलती से किसी पुलिस वाले से भी अनजाने में टकरा जाते हैं, उससे पैसे मांगते हैं कि हम तो मशरक़ी पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ हैं, तो हमें पैसे दें। ये उनको बाद में पता चला कि वो जिस घर में पहुंचे थे वो तो इंडियन पुलिस ऑफिसर का घर था, और वो किस तरह वहाँ से घबरा के फरार हो गए, उस किताब में बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज से लिखा है। और बहरहाल कुछ गरीब मुसलमानों ने और इमाम मस्जिद जो थे, उन्होंने उनकी इमदाद की, और वहाँ प्लान बना कि नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान छोड़ना सबसे आसान होगा, क्योंकि एक दफ़ा नेपाल पहुंच गए तो पाकिस्तान की एम्बेसी उनको पाकिस्तान भिजवाने का बंदोबस्त कर सकती है। तो वापस इन्होंने गाड़ी पकड़ी और ये लखनऊ पहुंचते हैं। जब लखनऊ पहुंचते हैं तो बम्बई में जिन लोगों से इनकी मुलाकात होती है, वो लखनऊ में अपने जानने वालों तक इनकी रसाई करवा देते हैं, और वहाँ इनको और पैसे मिलते हैं, और फिर ये नेपाल का जो इंडिया का बॉर्डर था उसको बआसानी क्रॉस कर लेते हैं। और वो एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे आमतौर इतनी मुश्किल नहीं है, वो पाकिस्तान इंडिया जैसा सख्त बॉर्डर भी नहीं है, तो बहुत आसानी ये तीनों अफसरान जो थे, ये तकरीबन 2 हफ्ते की जद्दोजहद के बाद कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, और उसके बाद दोबारा लखनऊ, और फिर वहाँ से नेपाल की सरहद क्रॉस करके नेपाल चले गए। और ये उनके लिए बड़ा इमोशनल लम्हा था, क्योंकि वो हिंदुस्तानी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए थे, और सरेंडर की जो कैफियत पिछले 1.5 साल थी उससे वो बाहर आ गए थे। तो नेपाल की फ़ज़ा उनके लिए एक आज़ाद फ़ज़ा थी। और ये तीनों जो थे, ये नेपाल के इलाके भैरवा में पहुंचते हैं, और वहाँ पहुंच के ये कोशिश करते हैं कि ये अब खटमंडू जाएं, लेकिन जो जहाज़ का टिकट था वो बहुत महंगा होता है, उन तीनों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। दोबारा चंदा जमा किया जाता है, कई मुसलमान उनकी मदद करते हैं, और इतने पैसे जमा होते हैं कि उनमें से एक बंदा जो है वो, यानी कि राजा नादिर साहब, वो उनके एयर टिकट का बंदोबस्त होता है, और वो काठमांडू के एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं, और वहाँ से एम्बेसी पहुँचते हैं, जहाँ वो सफारत खाने को अपनी स्टोरी सुनाते हैं, और फिर सफारत खाना उनके बाकी दोनों साथियों को काठमांडू लाने का बंदोबस्त करता है। और यूं पहली फ्लाइट से उनको काठमांडू से बैंकॉक के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया जाता है, और ये लोग 17 सितंबर 1972 को फतेहगढ़ कैंप से फरार होते हैं, और उसके बाद ये लोग 1 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत जान जोखिम की जो कहानी है फरार की, उस इस्तिराब से निकलने की, ये सब कुछ आपको फतेहगढ़ कैंप से फरार में मिलेगा। और 1971 के हवाले से ये वाक़या मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं कि क्या कैफ़ियत होती है एक सिपाही की, जब वो ग़ुलामी की ज़िंदगी पे आज़ादी को फ़ोक़ियत देता है, ये जानते हुए कि उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़तरात का शिकार हो सकती है। और बाकी जो कैदी थे, जो नॉर्मल जिन्होंने कैद काटी, वो मई 74 तक जो आखिरी प्रिजनर ऑफ वॉर थे, वो वाघा के रास्ते लाहौर पहुंच गए थे। तो ये 2-2.5 साल का अरसा था जो कि हमारे फौजियों ने हिंदुस्तान की कैद में बहुत ही मुस्तरब हालात में वहाँ पे काट लिया। और बाद में जो फौजी वापस आए, उन्होंने अपने अपने यूनिट्स को ज्वाइन कर लिया, ज़िंदगी फिर शुरू हो गई। लेकिन 1971 के जो घाव थे, ढाका की जो यादें थीं, और वो चीज़ आज भी कौम के अंदर है। हमारा एक कौमी अलमिया है जिससे हमें सबक सीखना है अपने लिए, नई नस्लों के लिए। और इस अलमिया को बहुत ही दर्द भरे अंदाज में नासिर काज़मी साहब ने बयान किया अपनी गज़ल में, मशरक़ी पाकिस्तान की याद में, कि वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, ये हम आप तो बोझ हैं ज़माने का, वो ज़माने का बोझ उठाने वाले क्या हुए। ऑल द बेस्ट।